Hello, good morning, all my respected teacher and my dear students. आज आप सबके समक्ष एक जो हमारे भारत में एक नया जो चेंजेस आया है, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है, उससे रिलेटेड आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि वो रिवॉल्यूशन किस चीज़ का है, तो वो रिवॉल्यूशन है हमारी एजुकेशन पॉलिसी का। हमारे देश में एक नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, उसके बारे में अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस एजुकेशन पॉलिसी में है क्या, पहले की एजुकेशन में पॉलिसीज में था क्या, तो कुछ कंपैरिजन है। अभी भी हमें प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में कुछ नहीं पता है, तो हम बिल्कुल बेसिक से इसके बारे में जानेंगे, ताकि कोई भी अगर नया व्यूअर्स है जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो बिल्कुल बेसिक से इसको जानेंगे, ताकि हर चीज़ को हम कंसिडर कर सकें। इसमें बात आती है कि एजुकेशन पॉलिसी, तो हम थोड़ा प्रीवियस जाते हैं तो हमारी ये कौन से नंबर की एजुकेशन पॉलिसी है, ये 3rd नंबर की है। इससे पहले 2 एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए याद करना। 1968 में पहली पॉलिसी, 1986 जस्ट अपोजिट कर दीजिए 68 का, तो ये हो गई 2nd एजुकेशन पॉलिसी, और 3rd हो गई हमारी 2020। आई 19 में है, इंप्लीमेंट के लिए 20 में कहा गया था, पर अब इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा 23 और 24। अभी भी हमारे देश के 3-4 राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको इंप्लीमेंट कर दिया है, जिसमें मेघालय हो गया है, हिमाचल प्रदेश हो गया है, सिक्किम हो गया है, ये सब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको इंप्लीमेंट करा दिया है। क्या इस एजुकेशन पॉलिसी में, तो पहले हम प्रीवियस की बात करते हैं। 1968 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उस टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी मिसेस इंदिरा गांधी, और उस टाइम पे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो थे आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो उस टाइम पे जो पॉलिसीज आई थी वो एजुकेशन को एक बूम करने की बात आई थी, क्योंकि उससे जस्ट पहले अंग्रेज जो यहाँ से गए थे, कॉलोनिज्म था हमारे देश में, तो उसको उस तरीके की जो हमारी पाठ्य सामग्री थी या जो हमारी पठन शैली थी, उसको चेंज करने से नया सिलेबस, ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में भी कुछ कर सकें, उससे रिलेटेड टॉपिक आपको दिए गए थे, ताकि एक अवेयरनेस राइज हो सके और इक्वालिटीज बढ़ सके। सेकंड जो आई 1986 में, वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के टाइम पे आई। उस टाइम पे नरसिम्हा राव हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। इसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया गया 1992 में, जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, तो 1992 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। ये भी एक कमीशन के थ्रू आई थी, कोठारी कमीशन से। इसके बाद जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो है 2020 एजुकेशन पॉलिसीज। ये पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर का नाम बताने की जरूरत नहीं है, पता है सबको। एजुकेशन पॉलिसीज जब ये हुई, तो ये हुई 2014 से स्टार्टिंग हो गई थी। उस टाइम पे जो हमारे HRM मिनिस्टर थी, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर्स जो थी, वो स्मृति ईरानी थी। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के अंडर में कुछ चेंजेस करने की बात सोची, कुछ पॉलिसीज की, पर उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, उस चीज को अच्छे से डिस्कस या डिस्क्राइब नहीं कर पाई। तो ये सारा काम दिया गया हमारे इसरो के जो पूर्व इसरो प्रमुख थे, चेयरमैन थे, उनको दिया गया। वो थे के कस्तूरी रंगन। उन्होंने अपनी एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई। उनकी टीम में टोटल 9 मेंबर्स थे, और उन्होंने हर देश के हर छोटे से छोटे प्रांत, हर छोटे से छोटे गांव में जाकर इसके बारे में डिस्कशन किया, और वहां से एक छोटे-छोटे पॉइंट्स लेके आए। तब जाके इस पूरी पॉलिसीज का एक 665 पेज का एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का डिजाइन किया गया, एक लॉ डिजाइन किया गया कि इस तरीके की पॉलिसीज हमें अपने देश में फॉलो करानी है। इस पॉलिसीज को गवर्नमेंट ने देखा और उन्होंने इसमें कुछ चीजें चेंज करके और इसको लागू कर दिया। अब है क्या ये एजुकेशन पॉलिसी? इस एजुकेशन पॉलिसी में हम सबसे पहले सिस्टम्स की बात करते हैं कि अभी तक क्या होता था कि हमारे यहाँ जो सिस्टम था वो था 10+2 का, उसको चेंज करके ये ले आए। यानी कहने का मतलब ये था कि हमारे यहाँ बच्चे जो थे वो CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या फिर अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या स्टेट बोर्ड में पढ़ते थे, स्टेट बोर्ड में पढ़ते थे। तो आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट के पास वो बच्चा कितने साल तक रहता था? केवल 12 साल तक। 12 साल के बाद आपने कभी नहीं सुना होगा कि ग्रेजुएशन में वो बच्चा ये कहे जाके कि नहीं मैंने अपनी BSc हरियाणा बोर्ड से किया, क्योंकि वहां पर ये चीज चेंज हो जाता है यूनिवर्सिटी के फॉर्म में। इसलिए गवर्नमेंट के पास बच्चा केवल 12 साल तक रहता था। 12 साल के साथ साथ अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इस बच्चे को अडॉप्ट किया 15 साल के लिए, कि अब आप 12 साल के लिए हमारे पास नहीं रहोगे, अब आप हमारे पास 15 साल तक रहोगे। तो इस 15 साल को अडॉप्ट करने के लिए उसने कई सारे स्टेजेस बनाई है। जैसे सबसे पहली स्टेज है फाउंडेशन स्टेज। ये जो 5 साल है फाउंडेशन स्टेज का है। इसमें क्या है, किस साल के बच्चे आएंगे? 3 से 8 साल के बच्चे, यानी 3 साल का बच्चा हो जाए तो तुरंत स्कूल ले आइए, है ना। तो अभी तक जो प्रेशर था बच्चों के ऊपर स्कूल जाने को लेके, कि एक टेंशन थी कि नहीं स्कूल नहीं जाएंगे, बहुत रोते थे, तो अब कुछ ऐसा सिस्टम किया गया एजुकेशन में कि बच्चा बिल्कुल फ्री होके स्कूल आ सके।
तो वहां पर क्या है, ज्यादातर कॉन्सेप्ट यहां पर दिया गया है फाउंडेशन कोर्स में कि बच्चे को उसकी मदर लैंग्वेज को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो हमारा ये सेशन है इसमें मदर लैंग्वेज पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, सेकंड वाले में संस्कृत लैंग्वेज को ज्यादा जोर दिया जाएगा और थर्ड वाले में फॉरेन लैंग्वेज का आपको चॉइसेस दी जाएंगी। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप उसको इंग्लिश के लिए कोर्स करें, यहाँ पर वो अपनी इच्छा से इंग्लिश में अगर जानना चाहता है तो जान सकता है, बाकी ये सब बाउंडेशन है। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव इंपैक्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्यों? क्योंकि अगर हम चाइना को पीछे करते हैं तो केवल इस लैंग्वेज के पीछे। चाइना का कोई भी बंदा आपको फॉरेन में काम करता हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको केवल इंग्लिश नहीं आती, वो अपनी चाइनीज लैंग्वेज में पूरी चीज वर्क करता है। और हमारे इंडियन जो हैं वो हर तरीके के लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश बोल ही लेते हैं वो लोग। इस बेसिस में पूरे वर्ल्ड में सर्वाइव करते हैं। आप मैच देखते हो, कोई भी आप स्पोर्ट्स गेम्स देखते हो, आपको इंडियंस वहां मिल ही जाते हैं। तो इसका मतलब वो लोग सर्वाइव है। तो अमेरिकन में जितने इंडियंस हैं उतने चाइनीज बिल्कुल नहीं है। और चाइना की पॉपुलेशन जो है, जो वहां की वर्किंग पॉपुलेशन है वो भी वहीं पर है। दूसरा यहाँ पर ये हो गया आपका फाउंडेशन स्टेज। प्रीलिमिनरी स्टेज ये 3 साल का है, जिसमें आप लोग सेकंड से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों को यहाँ पर लेके आएंगे। यानी कि फर्स्ट सेकंड भी इसी में आ जाएगा और सेकंड के बाद जो 3rd से 5th क्लास के बच्चे वो भी इसी में आएंगे। अब ज्यादातर खुशखबरी ये है कि ये 5 साल की जो फाउंडेशन कोर्स है शुरुआत का, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। बच्चे आएंगे केवल कपड़े गंदे करने आएंगे, यानी यहाँ आएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, मौज करेंगे, जो भी उनको सीखना है वो सीखेंगे। पोएम्स होगा, सब प्लेइंग के बेसिस में सिखाया जाएगा। यानी कि एक अगर इसको थोड़ा अलग ट्रेंड में देखा जाए तो सर्फ एक्सेल वालों से गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि भैया सर्फ एक्सेल बिकवाना है, तो इसलिए बच्चों के कपड़े गंदे करवाने, तो ये फाउंडेशन कोर्स लाए ताकि बच्चा स्कूल आए, अपनी पेंटिंग जो भी उसको करना है वो बिल्कुल फ्री हो गया है, ताकि उसको स्कूल से किसी तरीके का कोई फियर ना हो, उसको एंजॉय लगे, वो भागे, रात में बिल्कुल प्रैक्टिस कर ले कि नहीं कल मुझे स्कूल जाना है। क्यों? क्योंकि वहां पर एंजॉय करना है। तो ये फाउंडेशन कोर्स लेके आए ताकि बच्चे का बर्डन बिल्कुल कम करना है। कहने का मतलब यह है कि 86 और 20 जो यहाँ के कस्तूरी रंजन और कोठारी कमीशन दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो इस डिफरेंस में यह था कि बच्चों के डेवलपमेंट की बात कम की जा रही थी, बच्चों को सराउंडिंग डेवलपमेंट की बात ज्यादा की जा रही थी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा जोर दिया जाता था, मिड डे मील पे ज्यादा जोर दिया जाता था कि बच्चों को खाना दो, बच्चों यानी स्कूल कैसा होना चाहिए, यहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट की योजनाएं थी। एक गवर्नमेंट क्या होता है, आपको सुविधाएं दे देती है ना, आपको पैसा दे देती है। अब आप उस पैसे का कहां यूटिलाइज कर रहे हो नहीं पता। अब जो एजुकेशन पॉलिसी है ये आपको डिपेंडेंट बनाने के लिए आई है कि आप अपने पे ही डिपेंडेंट रहिए, अपनी जो डिसीजंस हैं उसके लिए आप इंडिपेंडेंट हैं। एक तरीके से आप कोई भी डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो ये जो पॉलिसीज आई है ये आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आई है। ये जो पॉलिसीज थी ये आपको डिपेंड बनाने के लिए थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कि आप छोटी सी उम्र से अपनी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। सेकंड जो 3 आया है ये 6 to 8th क्लास तक के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आप जब 5th क्लास तक फाउंडेशन कोर्स के बाद प्रीलिमिनरी कोर्स लेके आ जाते हैं, उसके बाद जब आपका 6 to 8th आता है तो 6 to 8th में जैसा आपका करिकुलम था वो करिकुलम तो था ही आपका। 6 to 8 में जो करिकुलम था वो करिकुलम है, उसमें थोड़ा सा करिकुलम में चेंजेस किया गया है और एक नई चीज लेके आया है, वो है आपका वोकेशनल क्लासेस या वोकेशनल एजुकेशन। अब ये वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है? वोकेशनल एजुकेशन को हम लोग यहाँ पर कहेंगे एक तरीके से कि हम लोगों को थोड़ा कॉमर्शियल व्यावसायिक पाठ्यक्रम या व्यावसायिक शिक्षा पे जोर दिया गया है। यानी कि बच्चा जब 6 से 8 तक आएगा तो जो आज के टाइम पे बीटेक, बीबीए, एमसीए, एमबीए करने के बाद जो क्या होता है प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं बच्चे, ये जो जितने भी कोर्सेज हैं ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। और बाकी जो हमारा बीएससी, बीकॉम ये सब है, ये हमारा क्या है, एक ऑर्डिनरी कोर्सेज है। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो ऑर्डिनरी कोर्स है वो हमें एलिजिबल बनाता है कि हमारी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई। पर अगर हम इस ऑर्डिनरी कोर्स को के बाद केवल अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। पर जब हम प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं तो प्रोफेशनल कोर्स के लिए ये बिल्कुल ऑर्डिनरी कोर्स और आपका क्या है जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं जिसमें हमारी वोकेशनल एजुकेशन आती है उन सबका कॉम्बिनेशन है। इसके साथ क्या होगा कि अब जब आप अपने प्रोफेशनल कोर्सेज के बाद जॉब के लिए जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर आपसे कुछ नहीं कहेगा, वो केवल आपकी कोर्स और आपके बिहेवियर, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस में आपको जॉब दे देगा। पर अगर आप ऑर्डिनरी कोर्स करके प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो वो आपसे एक्स्ट्रा डिप्लोमा मांगेगा कि कंप्यूटर आपने सीखा है कि नहीं सीखा, टैली आपने कर रखा है कि नहीं कर रखा, इस चीज का डिप्लोमा है कि नहीं है। तो इसका मतलब ऑर्डिनरी कोर्स के बाद आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। पर प्रोफेशनल कोर्स के लिए आपके पास कोई तरीके का डिप्लोमा नहीं, आपकी डिग्री ही वहां सफिशिएंट है, बस आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस चीज को हम ले आए हैं अपने 3 साल के कोर्स में, यानी 6 से 8 तक। यहाँ बच्चा क्या होगा कि किसी बच्चे को आज देखा बीटेक करके आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक से मैंने बीटेक किया है और उससे कहते हैं ट्यूबलाइट चेंज करो, नहीं आता, तो क्या फायदा है उस बीटेक का। तो वही चीज यहाँ पर किया गया है
कि यहाँ पर बच्चे को जिस चीज में इंटरेस्ट है, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है पेंटिंग, तो वो पेंटिंग कर सकता है, ठीक है। वो अगर इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहता है, इलेक्ट्रिक का काम सीख सकता है। यानी कि अगर यहाँ पर आपको दिया गया है इंटर्नशिप, यानी कि 6 to 8 में आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो किसी शॉप के अंडर में। जो चीज आपको पसंद है, इलेक्ट्रिक की पसंद है तो इलेक्ट्रिशियन के अंडर में जाके आप जॉब भी कर सकते हो, ठीक है। वो 1 साल का है या 2 साल का या 3 साल का, जो भी आपको इंटर्नशिप करना वो करिए, उसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी आपके मार्क्स में जोड़े जाएंगे। यानी बहुत बेनिफिट है। बच्चे को शुरुआत से क्या बना दिया गया है, डिपेंडेंट बना दिया गया है अपने ऊपर, है ना। तो अब क्या है क्लास, ये पॉलिसीज जो है, ये पॉलिसीज हम कह तो रहे हैं नई पॉलिसीज, पर अगर हम अपने इतिहास को देखें तो ये पॉलिसीज बहुत पुरानी है। हमारे यहाँ अंग्रेज आए, उन्होंने चाइल्ड लेबर खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? वो देखते थे कि यहाँ का जो कुम्हार है, उसका जो बेटा है, वो अपने पापा को देखता था और वो भी मटका बनाता था, और जब तक वो अपनी उम्र तक आता था तो उससे बढ़िया मटका कोई नहीं बना सकता था। यहाँ जो कालीन बनाते थे, वो अपने पापा को देखते थे, वैसा ही कालीन बुनते थे, और उनसे बढ़िया कालीन कोई नहीं। क्योंकि एक जो छोटी सी उम्र से हम लोग सीखते हैं, वो हमारे प्रैक्टिस करते करते हमारे एक्सपीरियंस में जुड़ जाता है। तो इस कारण से जब वो अपनी चीजें यहाँ लेके आए, तो उन्होंने यहाँ से सब चीजें रिमूव किया। आप यहाँ पर देखते हो किले, देखते हो पुराने से पुराने, जिनकी उम्र अगर आप देखो किलों की, तो 500 साल, 600 साल, 800 साल, 1000 साल पुराने किले हैं। आपको पता नहीं कौन सा सीमेंट यूज करते थे, और आज आपका घर है तो तुरंत दरार आ जाती है ना, सीलन सी आ जाती है। तो कितना डिफरेंस है। आज टेक्निक्स आ गई है, पर हमारे पास वो क्वालिटी नहीं आई। अब बात आती है कि उस टाइम पे वो लोग यूज क्या करते थे, वो यूज करते थे लाइमस्टोन, यानी कि चूना। चूने को दूध में मिक्सर करके घोल बनाते थे, उससे पत्थर को जोड़ते थे, जिसकी उम्र है 1000 साल। और आप जो सीमेंट यूज करते हो, उसकी मैक्सिमम एज है 70 ईयर्स। तो देख लीजिए कितना ट्रेंड चेंज हुआ। उन्होंने यहाँ के मार्केट को खत्म कर दिया। वो कालीन बेचते थे इंटरनेशनल मार्केट में, तो एक रिंग के अंदर से कालीन निकाल देते थे, किसी तरीके की कोई सिकुड़न नहीं आती थी, जिसके कारण फॉरेन मार्केट में, यानी कि पूरे विश्व में, भारत उस टाइम पे एक लालन पालन था पूरे विश्व का। तो वो क्या करते थे कि भारत से ये चीजों को खरीदने के लिए सोना देते थे। इसके कारण हमारे देश में इतना सोना आया, जिसके नाम पे सोने की चिड़िया कहा जाता है। हमारे देश में सोना नहीं होता, सबसे ज्यादा सोना साउथ अफ्रीका में होता है, पर हमारे यहाँ वो ट्रेड करने के लिए हमें मनी के फॉर्म में सोना देते थे, इसलिए हमें सोने की चिड़िया कही। वही इस पॉलिसीज में लेके आए कि फिर से बच्चों को एक तरीके से क्या करना है, फ्री करना है, उनकी एफिशिएंसी को राइज करना है। अभी तक ये पॉलिसी थी, ये इफेक्टिवनेस वाली थी। इफेक्टिवनेस का मतलब कि बस रिजल्ट दिखाना है ना, 100% इस पे हम लोग फोकस किया करते थे। शर्मा जी, वर्मा जी आपस में बात होती थी, उनका लड़का ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये सब खत्म किया गया है। बच्चा बिल्कुल फ्री होके पढ़ेगा, वो अपनी हुनर जितना दिखाएगा वो भी आपके मार्क्स में जुड़ेगा, जिससे आपके रैंक होल्डर आप बन सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये आपका 6 to 8 की पॉलिसीज है, जिसमें बच्चे को पूरी तरीके से फ्री रखा है, ताकि वो यहीं से इंटर्नशिप के बारे में जान जाए। और फिर वो जब 9 to 12 जाए, तो अब स्ट्रीमिंग खत्म की गई। अब वो अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है। उसको दिखा कि इलेक्ट्रिशियन मैंने किया तो मुझे फिजिक्स जरूर पढ़नी है ना, तो वो उसके पास जो चॉइसेस है, उसको लगता है फिजिक्स के साथ मुझे बिजनेस करना है, अपना काम डालना है, तो मुझे कॉमर्स भी लेनी है, यानी बीएसटी भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी, तो वो इसके साथ ये सब्जेक्ट भी चॉइस कर सकता है। तो ये इसीलिए रखा गया कि 3 साल में हम बच्चे को एक तरीके से क्या करें, फ्री बनाए। अब ये फ्री बनाने का रीजन 6 to 8 में क्यों रखा गया, कई लोगों को क्वेश्चन ये राइज होगा। तो मैं आपसे सिंपल सा कहता हूं कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, तो गवर्नमेंट जॉब में जो सिलेबस आता है पढ़ाई का, वो 6 to 8 का आता है। जो भी सोशल पूछी जाती है, जो भी साइंस पूछी जाती है, जो भी मैथ्स पूछी जाती है, वो ज्यादा बेसिक कहां से होता है, 6 to 8 से। अगर आपने कोई भी कैलकुलेशन पढ़ी है, सब 6 to 8 से आता है। और इस टाइम पे हम लोग सीरियस नहीं होते, हम लोग बहुत खुराफाती होते हैं, कई चीजों के बारे में सोचते रहते हैं और सोचते हैं जब बोर्ड होगा तब पढ़ाई करेंगे। तो यही चीज क्या हुआ है कि बच्चे को इस टाइम पे जो सीरियस नहीं होता, तो सीरियस बनाया जाएगा उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। वो जिस क्वालिटीज में होंगे उसी क्वालिटी को वो इंप्रूव करे, इसलिए फोकस किया गया है सबसे ज्यादा 6 to 8 में। 9 to 12 में जब आते हैं, तो 9 to 12 में स्ट्रीमिंग खत्म कर दी है, चॉइसेस दे दी गई है कि आप जिस सब्जेक्ट में आपको रुचि है, वो सब्जेक्ट आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी से रिलेटेड अपनी आगे की ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो बनाया गया है, जिसके बेसिस में बच्चे की एफिशिएंसी को राइज करता है। अब बात आती है कि रिजल्ट कैसे क्लियर करना है। रिजल्ट के बेसिस में इन्होंने असेसमेंट बनाए। असेसमेंट का ये किया गया है कि यहाँ 3 तरीके के असेसमेंट होंगे। जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो 360 डिग्री के वेरिएंट में होगा, यानी चारों तरफ की चीजें जोड़ के आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा। कैसे, मैंने बताया आपको कि वोकेशनल एजुकेशन का जो डिप्लोमा मिलेगा आपको इंटर्नशिप का, वो भी मार्क्स जुड़ेंगे। आप उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो वो भी मार्क्स जुड़ेंगे आपके। आपकी जो पढ़ाई की चीजें हैं वो भी मार्क्स जुड़ेंगे। दूसरा, इसका जो असेसमेंट होगा वो 3 बेसिस होगा। बच्चा अपना असेसमेंट खुद करे। कई बार होता है कि हम लोग देखते हैं कि टीचर हमारी जान पहचान का नंबर दे देता है, ऐसा नहीं, बच्चा खुद असेसमेंट करे। अब आप कहोगे कि बच्चे खुद असेसमेंट करेंगे तो सब अपने को फुल में फुल नंबर ले लेंगे, पर इसीलिए 3 प्रोसीजर रखा गया। बच्चा जानता है कि ये सब्जेक्ट मुझे कितना आता है और मैं इसमें कितना स्कोर कर सकता हूं,
वो अपना असेसमेंट करेगा। फिर वहीं पर क्या होगा, जैसे हम लोग अपनी क्लास में मॉनिटर सेलेक्ट करते हैं, तो वैसे ही आपके फ्रेंड सर्कल होंगे, वो असेसमेंट करेगा कि हाँ मुझे पता है ये सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर सकता है, वो आपका रिजल्ट बताएगा वहां पर। तो ये 2 मार्क्स हो गए। तीसरा आपका टीचर, जो तीसरा है, तीनों के मार्क्स के बेसिस में आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम पूरा 6 to 12 को कंसीडर करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें कि ये तो असेसमेंट हो गया, चॉइसेस भी हो गए। फॉरेन लैंग्वेज भी हमें सीखने का मौका दिया जाएगा 9 to 12 में। आपके पास चॉइसेस होगा कि आप फॉरेन लैंग्वेज को भी यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक नहीं। अब सबसे बड़ा डाउट सबके मन में आ रहा है कि इतना बड़ा लॉ या इतना बड़ा जो ये चेंजेस है पॉलिसीज का, इतना बड़ा जो लॉ है, इतनी बड़ी जो पॉलिसीज है, इसको इंप्लीमेंट कैसे कराएगी गवर्नमेंट इतनी तेज की। तो गवर्नमेंट भी बहुत होशियार है, उसको पता है कि इतना जो कारपेंटर है ये सब लाना, एक एजुकेशन में चेंज कराना, ये वो जानती है कि बहुत मुश्किल है, इसलिए उसने बहुत बढ़िया चीज की है। उसने क्या किया है, इंडिया की टॉप मोस्ट 10 कंपनीज है उसके साथ पार्टनरशिप कर ली कि अब हमारी जगह पे आप अपने इंस्टीट्यूशन खोलिए। यानी गवर्नमेंट का फोकस है कि 2030 तक हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी एक नेशनल फोरम टाइप की तैयार करनी है, जहां पर बच्चों को, जैसे आपने सुना होगा कौशल विकास योजना है, उसकी उन्होंने ब्रांचेस खोली थी, वैसे ही ब्रांचेस खोलेंगे। किसकी हेल्प से? प्राइवेट कंपनीज की हेल्प से। जिसमें टाई अप किसके साथ हुआ है? जिसमें टाई अप हुआ है राल्टो इंडिया लिमिटेड के साथ, जिसमें टाई अप हुआ है इंटेल के साथ, जिसमें टाई अप हुआ है इन्फोसिस के साथ, जिसमें टाई अप हुआ है WWI के साथ। ऐसी कई सारी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके साथ टाई अप किया है, ताकि वो अपनी एक ब्रांचेस खोल सके और पूरे एजुकेशन को अपने कंट्रोल में ले सके, ताकि वहां के जो टीचर्स हैं, क्योंकि देखिए टीचर्स जो हैं उनको अभी तक पुरानी पॉलिसीज पता थी, पुरानी करिकुलम पता था, उनको नई करिकुलम नहीं पता। अब नई करिकुलम जानने के लिए हम नया रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अपने पुराने टीचर्स को ट्रेन करेंगे। तो उनको ट्रेन करने के लिए इन सब कंपनीज का सहारा लेंगे, ताकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम से इनको ट्रेन करेगा। बाकी जो चेंजेस नए हैं, जैसे 6 to 8 में कोडिंग सिस्टम लेके आए कि कोडिंग सीखेंगे बच्चे, तो वो कोडिंग के लिए अब क्या होगा कि कोडिंग जानने के लिए रिक्रूटमेंट भी होगा, सिलेक्शन भी होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होगा, जो नई चीजें आई हैं उन नई चीजों के लिए हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे। तो हमारे पुराने लोग भी अपडेट हो सकेंगे और जो नए आने वाले हैं वो तो उनको तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। कोडिंग सिस्टम जो रखी गई है, कोडिंग सिस्टम पे ज्यादा जोर दिया गया है। जैसे चाइना है, चाइना का आप देखिए कि आप समझिएगा बहुत अच्छे से, हमारे यहाँ GDP यानी कि जब हमारे देश की इनकम होती है उसका सबसे बड़ा रोल होता है टूरिज्म का, है ना। आप लोगों ने सोचा होगा कि गवर्नमेंट ने यानी कि जो यूनिटी बना रखी है, किससे रिलेटेड, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, है ना। इसमें तो बहुत गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया। पर याद रखिएगा कि आपको पता होगा जब वो उसका अनाउंसमेंट हुआ उसके 3 महीने के बाद पूरी कॉस्ट निकल आई, यानी पूरा 3000 करोड़ जितना खर्चा हुआ था सारी कॉस्ट निकल आई। तो टूरिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉरेन करेंसीज को कवर करने के लिए। अगर कोई फॉरेनर हमारे देश में आता है तो याद रखिएगा जब वो एयरपोर्ट से उतरता है तो सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज में जाके करेंसी एक्सचेंज करता है, वहां से फॉरेन करेंसी आती है। उसके बाद वो क्या करता है, कार हायर करता है कि मुझे होटल जाना है, ठीक है, तो उस कार वाले ड्राइवर को पैसा मिलता है। जब वो होटल में जाता है तो वहां पैसा देता है, जहां रेस्टोरेंट में खाना खाएगा वहां पैसा देगा, और जहां पर भी वो ट्रैवल करता रहेगा तो ट्रैवल एजेंसीज को पैसा मिलता रहेगा। गाइड हायर करेगा, गाइड को पैसा मिलेगा, जितना परचेसिंग करेगा मार्केट को पैसा मिलेगा। तो एक अंग्रेज, एक फॉरेनर के आने से कितना फायदा हुआ हमें। तो इसी तरीके से कोडिंग सिस्टम सीखेंगे तो कोडिंग सिस्टम से क्या होगा, हम लोकल लैंग्वेज को ज्यादा जोर दे रहे हैं, संस्कृत को ज्यादा जोर दे रहे हैं। कि चाइना ने क्या किया, चाइना ने जितनी भी कोडिंग की है अपनी चाइनीज लैंग्वेज में की है। अब हमें क्या है, अगर उसकी कोडिंग को अडॉप्ट करना है तो हमें चाइनीज सीखनी पड़ेगी, वहां जाना पड़ेगा और वहां इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो अपने वहां इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम लोकल लैंग्वेज पे जोर दे रहे हैं, बच्चे को पूरी तरह एक तरीके से इंडिपेंडेंट बना रहे हैं ताकि वो अपनी लैंग्वेज को ज्यादा स्कोर कर सके। तो ये सब बेनिफिट्स किए गए हैं एजुकेशन पॉलिसीज में। आपको पता लग गया होगा, अब कोई डाउट भी नहीं होगा, जो आपके माइंड में क्वेश्चंस भी राइज हो रहे होंगे कि हाँ किस तरीके से चेंजेस है, क्या होगा। तो गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी के साथ टाई अप करके सब चीज स्टार्ट कर रही है। और एक चीज और, एग्जामिनेशन का पैटर्न की बात करते हैं। एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा, जैसे 9 to 12 में अब जो एग्जाम होंगे, बोर्ड एग्जाम्स को रिमूव कर दिया गया है, 12th ही बोर्ड रखा गया है। जो एग्जाम्स होंगे वो सेमेस्टर वाइज में होंगे, ठीक है। सेमेस्टर वाइज एग्जाम यानी कि आपका साल में 2 एग्जाम होंगे, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट जो है वो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और जो दूसरा पार्ट है पेपर का वो हो गया आपका डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस का। और आपने देखा होगा ज्यादातर सीबीएसई स्कूल ने इसको फॉलो कर लिया। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उसमें क्या है कि 50 मार्क्स में 40 मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप OMR शीट में पेपर होगा। अब आप कहेंगे OMR शीट तो हम लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम में देते थे। अब OMR शीट इसलिए दिया गया है क्योंकि 12th करने के बाद बच्चा जब नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जाएगा, जब जेईई मेंस का पेपर देने जाएगा, तो कई बार उससे OMR फिलिंग नहीं होती।
तो अभी से OMR की प्रैक्टिस करा दे ताकि बच्चे को अपने राइटिंग वे में जो काम करना है उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो सके। तो 40 मार्क्स का उसका OMR शीट का मार्क्स होगा, 10 मार्क्स स्कूल से असेसमेंट के बेसिस में दिए जाएंगे आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस में। इसी तरीके से 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा जो मार्च में होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइम आपका अक्टूबर और नवंबर में होगा। मार्च में जो पेपर होगा 40 मार्क्स वो थोड़ा डिस्क्रिप्शन फॉर्म में होगा। और कभी हमारे देश में कुछ ऐसी वैश्विक बीमारी आती है तो यही जो OMR शीट के मार्क्स आपने दिए इसी को डबल करके आपका रिपोर्ट कार्ड बनाया जा सकता है। तो बच्चे बहुत अच्छे से, यानी कि हर मार्क्स की आपकी वैल्यू है, तो इस सब चीजों को कंसीडर किया है मार्क्स में। अब सबसे बड़ा रोल हम लोगों का ये है कि ये सारी पॉलिसीज केवल एक चीज पे डिपेंड है, वो है काउंसलिंग। जितनी अच्छी काउंसलिंग हो सकती है इसकी, उतनी अच्छी इस पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जा सकता है। आपने देखा है कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर पाते, कई लोगों की रैंक आ जाती है पर वो परफेक्ट कॉलेज नहीं सेलेक्ट कर पाते कि हमें कौन सा कॉलेज लेना है। तो कई बार उनको कॉलेज की रैंक नहीं पता लग पाती, कॉलेज की प्लेसमेंट नहीं पता लग पाती कि इस किस कॉलेज से किस पार्ट से ज्यादा प्लेसमेंट होता है। तो मेन चीज है, ये सारी पॉलिसीज केवल एक पार्ट पे डिपेंड है, वो है आपकी काउंसलिंग। तो काउंसलिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पूरी पॉलिसीज में क्या है। अगर मैं एक जनरल क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं कि जो चाइना है वो इंडिया में कितना इंपोर्ट करता है, कितने प्रतिशत इंपोर्ट करता है, किसी को नहीं पता, तो मैं बता दूं आपको, जो चाइना हमारे यहाँ इंपोर्ट करता था 45%, वो घट के अब 16% हो गया। तो ये इंपोर्ट इतना कम क्यों करता चला जा रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ाता चला जा रहा है, इंपोर्ट कम, केवल वहां के बच्चों के कारण। क्योंकि आप जानते हो कि चाइना की पॉपुलेशन भले ही हमारे देश से ज्यादा है, पर यंगस्टर की पॉपुलेशन में इंडिया नंबर 1 है। तो हम चाहते हैं हमारी यंगस्टर की पॉपुलेशन ही सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो इस यंगस्टर की पॉपुलेशन की एलिजिबिलिटी, एफिशिएंसी को बढ़ा दें तो ये फ्यूचर में अपने नेशन को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। वहां क्या होता है कि सेकंड क्लास सबसे ज्यादा मेडल चाइना ले जाता है, सब चीज ले जाता है, तो ये सब पे फोकस किया गया। तो वहां क्या है कि वहां एक सिस्टम है, वहां सेकंड क्लास के बच्चे की पढ़ाई के बाद उसकी एक SUPW यानी को करिकुलर एक्टिविटीज क्लास होती है, जिसमें क्लास में एक प्रोजेक्टर लगा है और उसके पास सारा इक्विपमेंट है कैलकुलेटर का। ठीक है, और वो क्या करता है, असेंबल करता है, जैसा स्क्रीन में देखता है वैसा काम शुरू कर देता है। तो पहले फ्री रखा गया है सेकंड में कि जो समझ में आ रहा है करो, वो स्क्रू ड्राइवर इधर गिरा रहा है, वो इधर गिरा रहा है, चलता है। पर जब वो बच्चा 5th तक आता है तो पूरा कैलकुलेटर असेंबल कर देता है। अब क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी खोल देते हैं, वो लोग लेबर नहीं रखते। लेबर कहाँ है, बच्चे हैं। अपने सारे इक्विपमेंट स्कूलों में पहुंचा दिया, स्कूल में बच्चे उसको असेंबल कर रहे हैं, तो लेबर कॉस्ट कितनी आई, 0 रुपए। इसलिए चाइना का माल सस्ता होता है, क्योंकि वहां लेबर कॉस्ट कुछ लग ही नहीं रही है और पूरे इंटरनेशनल मार्केट में अपना डंपिंग प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट कमा रहा है। तो वही चीज है कि वो बच्चा 8 तक आते आते लैपटॉप बनाने को असेंबल करता है। तो वही चीज हम अपनी पॉलिसीज में लेके आए हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल काउंसलिंग का है। कंपनीज भी कांटेक्ट हो रखी है, आपको पूरी डिटेल बेसिक से लेकर पूरी चीज क्लियर हो गई होगी। कोई भी आपको इससे रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।